नमस्कार, सिटी लाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए 4 सवाल दागे हैं। सीएम ने पहला सवाल किया कि बीजेपी किसानों के बोनस की विरोधी क्यों है। सीएम ने दूसरा सवाल किया कि बीजेपी सरकार किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं करती। सीएम ने तीसरा सवाल किया कि रमन सरकार किसानों को धान पर 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस और 2100 रुपए प्रति क्विंटल का वादा पूरा क्यों नहीं की। और सीएम ने चौथा सवाल जो किया वो ये है कि बीजेपी ने कांग्रेस के 2500 रुपए धान के दाम और कर्जा माफी को असंभव क्यों बताया। सीएम भूपेश ने ट्वीट में लिखा कि अन्नदाता कर रहा सवाल, क्या जवाब देंगे जुमलेबाज। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर राजिम पहुंचे। ओम माथुर ने राजीव लोचन मंदिर में दर्शन किए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रेम रतन पैलेस तक बाइक रैली निकाली। ओम माथुर ने बीजेपी के पदाधिकारियों को लेकर बैठक की, 2023 की चर्चा की और कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। ओम माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर महासमुंद भी पहुंचे, जहां उन्होंने मिशन 2023 की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की, उन्हें चार्ज किया। ओम माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। 3 टीम बनाई गई है, एक टीम विधानसभा का दौरा करेगी, दूसरी टीम जिले के मंडल का और तीसरी टीम में मैं खुद जिला स्तरीय कार्यसमिति की बैठक लेंगे, ओम माथुर लेंगे और उस पर मंथन किया गया। इधर केशकाल में बीजेपी की विधानसभा स्तरीय कार्यसमिति की बैठक रखी गई, जिसमें बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों में समूची ताकत झोंकने, मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में फोकस करने और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का प्रवाह करने के संबंध में चर्चा की गई। इधर एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। मतदाताओं को लुभाने के लिए समीक्षा की जा रही है। दोनों दल रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। 23 मार्च को बीजेपी अपने कार्यकाल की सफलता का रिपोर्ट पेश करेगी, जनता को अपने 3 साल की उपलब्धियां गिनाएंगी। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस ने तय किया कि वो भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था समेत अन्य मोर्चों पर सरकार के विफल रहने की जानकारी दी जाएगी। सरकार ने 3 साल में प्रदेश को लूटा है। आप बताइए ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें घोटाले नहीं हो। आज ऐसा कौन सा कार्यालय है जिसमें आम जनता को से बिना पैसे लिए काम नहीं हो रहे हो। पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार भ्रष्टाचार घोटालों की सरकार है। कांग्रेस पहले अपनी विफलताओं की बात करे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है वो सबके सामने है। तो कांग्रेस का काम झूठे आरोप लगाना, तो कांग्रेस आरोप लगाती रहे। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा जारी है और 23 मार्च को जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के इस टर्म के 3 साल पूरे होंगे तो हम जन विकास का अपना जो रिपोर्ट कार्ड है पेश करेंगे। एमपी की विकास यात्रा पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने अफसरों को कानूनी नोटिस थमाना शुरू कर दिया है। इंदौर कलेक्टर, संभाग आयुक्त, निगम आयुक्त को कांग्रेस नेताओं ने कानूनी नोटिस दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि इंदौर में विकास यात्रा के दौरान अफसर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिनियम के तहत आईएएस अधिकारी को न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन इंदौर में कलेक्टर, संभाग आयुक्त, निगम आयुक्त विकास यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बीजेपी नेताओं का प्रचार भी कर रहे हैं। मामले पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने कोई विकास कार्य तो किया नहीं है। कांग्रेस नेताओं के पास घर में बैठकर आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मदद पहुंचाने के लिए यदि आईएएस अधिकारी जो इंदौर के सबसे वरिष्ठ हैं वो इस तरीके से अगर समर्थन में आ जाएंगे तो मैं समझता हूं नीचे का अमला भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मय हो जाएगा। तो मेरी यही आपत्ति है कि इस प्रकार से शीर्ष अधिकारियों ने 1968 के भारतीय प्रशासनिक सेवा की नियमावली का जो उल्लंघन किया है वो घोर आपत्तिजनक है।
छत्तीसगढ़ में बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार, बेरोजगारी, लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगी। इसी महीने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन की तैयारी में वो लोग जुट गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में खेल की दुर्दशा, खिलाड़ियों की उपेक्षा और पिछले कई सालों से खेल अलंकरण समारोह नहीं होने के विरोध में प्रदेश भर के खिलाड़ियों के साथ खेल संचालनालय का घेराव भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने फिर से एक झूठा वादा छत्तीसगढ़ के युवाओं से किया है बेरोजगारी भत्ता का। पहले भी इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था, मगर मुझे आज 4 साल हो गए हैं, उसको पूरा उन्होंने नहीं कर पाया है। उसको लेकर एक जन आक्रोश रैली उन तमाम युवाओं के साथ मिलकर निकालेंगे जो आज उस चीज से पीड़ित हैं। उनको साथ लेकर उनके अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बिगड़ते कानून व्यवस्था, बेरोजगारी एवं बेरोजगारी भत्ता को देने के वादे का जो खेल खेला जा रहा है, इन सभी विषयों को लेकर संभाग स्तरीय युवा जन आक्रोश रैली का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा आने वाले समय में किया जाना है। इधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। रायपुर में छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस ने राजभवन तक मार्च किया। राजभवन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी राजभवन के गेट पर भी चढ़ गए, जिसे उतारने के दौरान पुलिस से उनकी धक्का मुक्की भी हुई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार देश की संपत्तियों को अडानी को बेच रही है। कांग्रेसियों ने पूरे मामले पर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। देश का आम आदमी, गरीब आदमी का पैसा SBI LIC में जमा रहता है और देश के प्रधानमंत्री ने अपने उद्योगपति मित्र को इसे लूटने का अधिकार दिया है। आज 7 दिन होंगे इस घोटाले को। देश के प्रधानमंत्री मौन है। आज हम लोग प्रधानमंत्री के नाम खत लेकर JPC जांच की मांग को लेकर राजभवन वहां पहुंचे थे। MP में धर्म परिवर्तन कर चुके अनुसूचित जनजाति समाज के लोग डिलिस्टिंग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। जनजाति सुरक्षा मंच ने 10 फरवरी को राजधानी भोपाल में आंदोलन का ऐलान किया। शुक्रवार को अनुसूचित जनजाति के लोग दशहरा मैदान में गर्जना रैली का शंखनाद करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश भर से अनुसूचित जनजाति समाज के लोग भोपाल पहुंच रहे हैं। उनकी मांग है कि जो धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बन चुके हैं, उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। तो इसमें जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसको जनजाति के अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हमारा एकमेव उद्देश्य है डिलिस्टिंग का विषय को लेकर के हम लोग ये बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले 121 कन्याओं के विवाह समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बता दें कि 13 फरवरी से ही बागेश्वर धाम में कथा, रामलीला, यज्ञ और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जो लगातार 19 फरवरी तक चलेंगे। इन सभी कार्यक्रम में पूरे देश भर से साधु सनातन समाज के लोग आमंत्रित हैं। साथ ही कुछ लोगों के विदेश से बागेश्वर धाम पहुंचने का भी संदेश मिला है। इस समूचे आयोजन में लगभग 5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। इसी बीच MP के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के 13 फरवरी को बागेश्वर धाम पहुंचने की सूचना आते ही राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में सुगबुगाहट है कि आखिर कमलनाथ क्यों आ रहे हैं। ये अपने आप में बागेश्वर धाम की वजह से इतनी बेटियों को एक मंच के नीचे उन निर्धन कन्याओं का विवाह होता है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, उस नाते वो हनुमान जी के दर्शन, बालाजी के दर्शन करने यहाँ आ रहे हैं और आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। बागेश्वर धाम में 18 फरवरी को 121 कन्याओं का महाविवाह आयोजन है और जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मेरे पीछे आप जो पंडाल देख रहे हैं, ये 1000 फीट लंबा पंडाल है और इसकी चौड़ाई 100 फीट रखी गई है। विशाल स्टेज हमारे पीछे आप देख रहे हैं बन रहा है और इस स्टेज के आगे जो विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है, ये लगभग 70 से 75% तैयार हो चुका है और अगले 2 दिन में ही इसकी पूरी तैयारी कर ली जाएगी। आप देख पा रहे हैं इस पूरे ग्राउंड को बड़ा किया गया है, एक बड़ा ग्राउंड यहाँ बनाया गया है और इसके साथ ही इस पूरे पंडाल में उन सभी व्यवस्थाओं सुविधाओं का ध्यान रखा गया है जिनकी आवश्यकता विवाह आयोजन के समय पड़ने वाली है। 13 फरवरी से ये कार्यक्रम शुरू होंगे। इसमें अन्नपूर्णा यज्ञ है, हनुमान कथा है और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक
121 कन्याओं का महाविवाह आयोजन होना है। देश भर के संत समागम यहाँ पर होंगे, संत यहाँ पर आएंगे और इसके अलावा राजनीतिक चेहरे भी यहाँ पर कई सारे मौजूद रहने वाले हैं। लगभग 5 लाख लोगों की आने की यहाँ व्यवस्था की गई है। ये बागेश्वर धाम से काफ़ी पीछे है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहता हूँ, वो जो क्षेत्र है जहाँ कुछ दुकानें आपको दिखाई दे रही होंगी, वहाँ पर बागेश्वर धाम है और वहाँ से लगभग 700 मीटर की दूरी पर इस क्षेत्र को बनाया गया है। 13 फरवरी को कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ को यहां पर आना है, जिसके लिए हेलीपैड भी तैयार किया जा चुका है। IBC 24 के लिए मैं हूं अभिषेक सिंह, बागेश्वर धाम से। MP बाल संरक्षण आयोग के निर्देशों को स्कूल शिक्षा विभाग गंभीरता से नहीं ले रहा। मदरसों का भौतिक सत्यापन में इंदौर जिला सबसे पीछे चल रहा है। अवैध मदरसों की संख्या के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग अब तक कोई जानकारी जुटा नहीं सका है, जबकि आदेश जारी हुए हैं कि 8 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। दरअसल सरकार को जानकारी मिली थी कि प्रदेश में सैकड़ों मदरसे कागजों पर चल रहे हैं। वहीं कई मदरसे ऐसे भी हैं जो एक कमरे में टेबल, कुर्सी और ब्लैक बोर्ड लगाकर संचालित हो रहे हैं। कुछ स्कूलों का वेरिफिकेशन हो गया है और कुछ स्कूलों का वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। BRC और संकुल प्राचार्य कर रहे हैं और उसमें हमारा एक मदरसा प्रकोष्ठ भी है, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी सभी मदरसों का भौतिक सत्यापन हो जाएगा और उसका जो प्रतिवेदन या रिपोर्ट होगी वो हम भोपाल भेजेंगे और बाल संरक्षण आयोग को भी अवगत कराएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने ट्विटर पर पीएम मोदी का वीडियो जारी किया, जिसमें पीएम लोकसभा राज्यसभा में नल जल योजना लाभार्थी के 2 आंकड़े बताए। पीएम ने लोकसभा में नल जल योजना के लाभार्थी 8 करोड़ बताए, जबकि पीएम ने राज्यसभा में इसी योजना के लाभार्थी 11 करोड़ बताए। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि महज 21 घंटे में बढ़ गए 3 करोड़ लाभार्थी। इतनी तेजी से पीएम के मित्र की संपत्ति बढ़ी है। अशोकनगर में मोबाइल पुस्तकालय बनाया गया है, जिसमें बच्चे बैठकर किताब पढ़ सकेंगे। किताबों को बस से सजाया गया है। मोबाइल पुस्तकालय को जिला मुख्यालय से राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, विधायक जसपाल सिंह जज्जी, कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाई। मोबाइल पुस्तकालय उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को किताब और पढ़ने का माहौल उपलब्ध कराना है। बच्चे किताबों के साथ पेंटिंग, खेलने का सामान भी रखा गया है। इस बस को जिला पंचायत समेत अन्य सामाजिक संगठनों की मदद से तैयार किया गया है। आज जिला प्रशासन अशोकनगर द्वारा विकास यात्रा 2023 के उपलक्ष्य में हम लोगों ने किताब गाड़ी की शुरुआत करी है। ये मोबाइल लाइब्रेरी है, हर स्कूल में जाएगी। बच्चों की प्रति किताब की महत्वता को बढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए मोबाइल लाइब्रेरी चालू किया है। इधर सरगुजा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल पर हैं। महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर लता टिक्कस भी समर्थन में पहुंची, जो उन्हें महंगा पड़ गया। मंच से भाषण देने का वीडियो वायरल हो गया। विभाग ने महिला सुपरवाइजर को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। महिला बाल विकास अधिकारी ने 3 दिन के अंदर जवाब पेश करने को कहा। जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर कार्रवाई की जाने की बात कही। और एक अपने समाज को अगर स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ मतलब बालक या कहने की मानव कहते हैं, उनसे काम करेंगे और अपने विभाग को छोड़ के आप दूसरे विभाग को भी आप कह रहे हैं कि हमारा वोट। वीडियो को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि वो भावावेश में वो मंच में चली गई और वहां से फिर उनके पक्ष में कुछ उन्होंने बयान दिया है और ये मतलब उसके खिलाफ भी हमने अभी नोटिस जारी कर दिया है और उनका जवाब का इंतजार है। 3 दिन का समय दिया है, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। NHM संविदा परीक्षा के पेपर लीक मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक करने वाले गैंग ने दोनों पालियों का पेपर लीक कराया था। गैंग मेंबर्स को एक परीक्षार्थी का पर 15,000 रुपए कमीशन मिलता था। गैंग ने पेपर सॉल्व करने के नाम पर परीक्षार्थी को फंसाया। आरोपियों की लोकेशन हरियाणा के सोनीपत, प्रयागराज और बिहार में ट्रेस हुई। गैंग के 2 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं। बता दें कि अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 5 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस कल 3 आरोपियों की फिर रिमांड मांगेगी। पुलिस गैंग के सरगना पुष्कर पांडे की तलाश में जुटी है। अब तक मामले में 8 आरोपी और 26 परीक्षार्थी हिरासत में हैं। एक जो मुख्य आरोपी अभी भी बाहर है, जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। साथ ही ग्वालियर में एक कोचिंग संचालक जो है,
वो भी अभी हमारे उस पे आया है इंट्रोगेशन के बाद। तो इन दोनों की तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है। इस वक्त बिलासपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिले हैं। जस्टिस रमेश सिन्हा होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की एचसी के मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश। मौजूदा चीफ जस्टिस होंगे सेवानिवृत्त। अरूप कुमार गोस्वामी अगले महीने होंगे सेवानिवृत्त। इस वक्त बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिले हैं। जस्टिस रमेश सिन्हा होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की एचसी के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश। मौजूदा चीफ जस्टिस सेवानिवृत्त होंगे। अरूप कुमार गोस्वामी अगले महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल झा हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या अपडेट है इस मामले पर? देखिए, अरूप कुमार गोस्वामी जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी सेवानिवृत्ति का समय तय हो चुका है और जो पुख्ता जानकारी मिली है, अगले महीने 10 मार्च को वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त होंगे। तो अभी नए चीफ जस्टिस का ऐलान जब नया कॉलेजियम जारी हुआ तो हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो ये ऐलान आज हुआ है। अलग अलग राज्यों के चीफ जस्टिस का भी ऐलान हुआ, जिसमें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इनका नाम आया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ही जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, इस बात का भी ऐलान। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो इस वक्त बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर जस्टिस रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अरूप कुमार गोस्वामी अगले महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जस्टिस रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश, जिसके बाद रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं वो अगले महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम के तहत छत्तीसगढ़ के नए चीफ जस्टिस की नाम का ऐलान हुआ है। रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ के नए चीफ जस्टिस होंगे। अंबिकापुर के बस स्टैंड से पुलिस ने 4 गांजा तस्करों से 28 किलो गांजा जब्त किया। तस्करी में 2 युवतियां भी शामिल हैं। एसपी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिहार के सिवान से 2 युवती और 2 युवक भारी मात्रा में गांजे की तस्करी करने बस स्टैंड पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 4 लोगों को कल हम बस स्टैंड में पकड़े थे, जो गांजा तस्करी कर रहे थे जगदलपुर से। ये चारों सिवान जिला बिहार के रहने वाले हैं और ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में जगदलपुर से सिवान गांजा ले जाने के लिए ये लोग मान गए थे और उसी में जगदलपुर से गांजा लेके बस स्टैंड आए थे। मुखबिर सूचना के दौरान हम लोग उनको पकड़े। एक महिला ने जिसे देखरेख के लिए अपने घर में रखा, उसी ने धोखा दे दिया। युवक ने बुजुर्ग की जमीन बेच दी, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। देखिए रिपोर्ट। उदयपुर क्षेत्र की रहने वाली विष्णुबाई की कोई संतान नहीं है। उसके पति की मौत के बाद उसने गांव के ही एक लड़के अजय को अपनी देखभाल के लिए रखा था, जिसने विष्णुबाई की जमीन फर्जी तरीके से बेच दिया। बुजुर्ग की तबीयत खराब होने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। तो लड़का बीचे मोर जमीन जगह सब अपना नाम में धरवाए, आज में खोजी करत हो तो मोर नामे में मिले। खसरा नंबर निकालीन तस ओकर नाम अजय कर, जो लड़का रखीन है नौकर छेरी बकरा चरवैया, वो पूरा जजात दूसर कोई लडेज के खड़ा करके 2 ठो गवाही नाम में चढ़वा ली से रजिस्ट्री करवा ली। फिलहाल पीड़िता ने मामले की शिकायत एसपी से की है, जिस पर एसपी ने राजपत्रित अधिकारी को जांच के लिए आदेश दिए हैं।
विष्णुबाई है वो आज एसपी ऑफिस में आई थी और उन्होंने अपनी ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री की एक शिकायत दर्ज की है और उनकी उम्र और तमाम चीज़ों को देखते हुए उसको वरीयता पे लिया गया है। एसडीओपी ग्रामीण को इसको 3 दिन में जांच करने के निर्देशित किया गया है। बहरहाल एसपी ने मामले में जांच और कार्रवाई के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि महिला की शिकायत पर कब तक कार्रवाई होती है और उसे अपनी जमीन कब तक वापस मिलती है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। राजधानी भोपाल की 103 अवैध कॉलोनियों में बिल्डिंग परमिशन के रास्ते खुल गए हैं। 25 साल तक इन पुरानी कॉलोनियों में नए रेट पर अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए नगर निगम ने नए दर तय कर लिए हैं। नगर निगम ही यहां बिल्डिंग परमिशन जारी करेगा। निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई आर्किटेक्ट, संरचना इंजीनियर इन कॉलोनियों में भवन परमिशन जारी करता है तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेज को भी अपने पीजी और एमबीबीएस इंटर्न को सरकारी मेडिकल कॉलेज की तरह स्टाइपेंड देना होगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं, जिसे लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक ने प्रदेश के तीनों निजी मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है और स्टाइपेंड के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के पीजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को 53,000, सेकेंड ईयर स्टूडेंट को 56,000 और थर्ड ईयर स्टूडेंट को 59,000 रुपए से ज्यादा का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। एमबीबीएस इंटर्न को भी 12,600 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेज में बहुत कम स्टाइपेंड मिलता है। यदि एनएमसी ने ये चीज़ दी भी है कि यदि गवर्नमेंट के स्टाइपेंड के हिसाब से पीजी बच्चों का स्टाइपेंड किया जाए तो बिल्कुल सही है और इसमें हमारा अभिमत ये है कि ये बिल्कुल होना चाहिए। जो गवर्नमेंट के पीजी स्टूडेंट का जो स्टाइपेंड है वो बिल्कुल प्राइवेट में भी होना चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं। इनटेक के अनुसार पे आप ले सकते हैं इंटर्नशिप कराने के लिए, लेकिन ये भी बोला गया है कि आप इंटर्नशिप के साथ साथ में आपके जो इंटर्नशिप के लिए पैसा दिया जा रहा है आपकी स्टेट में उसको भी देना है, तो वो हम हमारी स्टेट में लागू कर दिए, हम लोग दे रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आज जबलपुर में साइकिलिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के 17 वर्षीय केदार पटेल ने 100 किलोमीटर साइकिलिंग इवेंट में पहला स्थान पाया, गोल्ड मेडल जीता। केदार इससे पहले हरियाणा में आयोजित साल 2021 के साइकिलिंग इवेंट में गोल्ड जीत चुके हैं, लिहाजा साइकिलिंग में ये उनका दूसरा गोल्ड मेडल हो गया। केदार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच और परिजनों को दिया। जबलपुर के खजरी खिरिया बाईपास पर आयोजित किए गए साइकिलिंग के इस इवेंट में केरल के अथर्व पाटिल ने दूसरा स्थान हासिल किया, सिल्वर मेडल जीता। जम्मू कश्मीर के अल्ताफ आदिल ने तीसरा स्थान पाकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेरा आज गोल्ड मेडल है, ये मेरा सेकंड गोल्ड मेडल है। पहला हरियाणा 2021 में भी आया था। उसके बाद में ये निमेश सर और नितिन सर मेरे कोच हैं। मेरे घर वालों का भी, फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है। आज यह खेलो इंडिया में और एक गोल्ड आया, टोटल 2 गोल्ड हो गए मेरे। एमपी के वन मंत्री विजय शाह ने बुरहानपुर में जंगल में हो रही पेड़ों की कटाई और अतिक्रमण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी और कहा कि सरकार को बर्दाश्त करने की सीमा का इम्तिहान न ले। प्रजातंत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। भगवान न करे गलती से कुछ हो जाए तो उसके लिए सिर्फ सरकार दोषी नहीं रहेगी। वन मंत्री ने कहा कि मीडिया जनता को ये बताए कि अब अगर सख्त कदम हो जाए, कुछ ऊंची नीची घटना हो जाए तो सिर्फ सरकार दोषी नहीं रहेगी। विजय शाह ने कहा कि ये अल्टीमेटम नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। वन मंत्री विजय शाह रेणुका कृषि उपज मंडी में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में शामिल होने पहुंचे थे। अब अगर हम और सख्ती करेंगे और खुदा न खास्ता कुछ गलती से, भगवान न चाहे, गलती से कुछ बड़ी घटना हो जाए तो प्रेस और समाज सिर्फ सरकार को दोषी ठहराएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप सब समाज को और जनता को वो चीज दिखाएं कि सरकार के बर्दाश्त करने की सीमा का इम्तिहान न। केंद्र सरकार की हज यात्रियों को सौगात सुर्खियों में है, जिस पर मुस्लिम भी न खुश न तो हिंदी संगठन भी मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं। बात हिंदू मुस्लिम की हो रही तो सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी ने मिशन 23 और 24 से पहले अल्पसंख्यकों को साधने नया दांव खेला है। मोदी सरकार ने नई हज नीति के तहत यात्रा के लिए आवेदन को निःशुल्क कर दिया और कई ऐसे प्रावधान किए जिससे हज यात्रियों के कंधे पर अब 50,000 रुपए का बोझ कम पड़ेगा।
इस पर हिंदू संगठनों ने मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा समेत तमाम धार्मिक यात्राओं में भारी भरकम खर्च पर केंद्र से रियायत की मांग की है। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि अति शीघ्र जिस तरीके से आपने अभी हज यात्रियों के लिए जो सुविधा दी है, इसी तरीके से हिंदू में भी अमरनाथ यात्रा के लिए और मानसरोवर के लिए यह रियायत दें। बात जब धर्म की हो तो सियासत में उबाल आना तय है। हुआ भी ऐसा ही। मुद्दे पर दोनों पक्षों की तरफ से वार पलटवार हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सब लोग जानते हैं और इसी सच्चाई के आधार पर अब जो हमारा हिंदू समाज है वो भी मांग कर रहा है कि जो उनकी जो तीर्थ यात्रा की सब्सिडी है उसको बढ़ाने का, क्योंकि इन्होंने मान लिया कि मुसलमानों के लिए तो महंगाई बढ़ गई है, हिंदुओं के लिए हो रही है। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए। इस विषय पर एक व्यापक संवाद है और अभी जन चर्चा का विषय है और सरकार सभी वर्गों के हित का काम करती, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो निश्चित तौर पर व्यापक संदर्भ में इन पर संवाद होगा और संवाद की जैसी स्थिति बनेगी सरकार निर्णय करेगी। आगरमालवा जिले में धूमधाम से गौरव उत्सव दिवस मनाया गया। आगर के मोती सागर तालाब के किनारों हजारों दीपक लगाए गए और तालाब में जोरदार आतिशबाजी की गई। आगरमालवा के धूमधाम से मनाए जा रहे 3 दिवसीय स्थापना दिवस पर हजारों दीप जलाए गए। इस दौरान तालाब के किनारों पर लाइट की आकर्षक सजावट की गई, जिसे देखने में बड़ी संख्या के लोग पहुंचे। देश में आपने बहुत सी शादियां देखी होंगी। हाई प्रोफाइल शादी, खर्च या फिर सादगी से शादियों की चर्चा सुनी होगी। पर एमपी के नरसिंहपुर में जिस शादी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसी शादी ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। अब ज्यादा भूमिका ना बनाकर सीधे आपको शादी में लेकर चलते हैं। चलिए अब आपको एक अनोखी शादी में लिए चलते हैं। ऐसी शादी जो आपने न कभी देखी होगी न सुनी होगी। ये अनोखी शादी हुई मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में, जिसके गवाह बने करेली के पिपकिया गांव के आसपास के रहने वाले हजारों लोग। यहाँ एक तोता मैना की शादी कराई गई। मैना दुल्हन का मायका पिपकिया गाँव है। गाँव के रामस्वरूप परिवार के घर में ही ये पली बड़ी। रामस्वरूप ने इसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है। जब बेटी बड़ी हुई तो रामस्वरूप को इसके विवाह की चिंता सताई। रामस्वरूप ने मैना बिटिया के लिए योग्य वर को ढूंढना शुरू किया और तलाश खत्म हुई गांव के ही बड्डल लाल के घर में पलने वाले तोते के तौर पर। दोनों परिवारों को रिश्ता बड़ा पसंद आया और रविवार को विवाह होना तय किया गया। मागर माटी के साथ विवाह की रस्में शुरू की गयी। तोता दूल्हे राजा 4 व्हीलर पर सवार होकर अपनी मैना को ब्याहने निकले। घरातियों ने पूरे मान सम्मान के साथ बारातियों का स्वागत किया। पंडित जी ने द्वाराचार की रस्म निभाई और पूर्ण मंत्रोच्चार के बीच तोता मैना जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो गए। तुर्की में आए भूकंप ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन कुदरत के इस क्रूर कहर से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें मानवीय संवेदना की खूबसूरती के साथ 2 नन्हों के पवित्र रिश्ते की महक भी आई। बढ़ती घटती सांसें, खौफजदा आंखें और कांपते हाथ। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो तुर्की से आई है और पूरी दुनिया में तेजी से वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में आप इन 2 नन्ही जान की धड़कन को शायद सुन सकते हैं। जहां कभी जिंदगी मुस्कुराती थी, वो आशियाना मौत का मलबा बनकर गिरा तो जाने कितनी सांसें उखड़ गई। लेकिन उजड़े घरौंदे के पत्थरों के बीच 2 जिंदगियां मुस्कुरा रही थी। बड़ी बहन ऐसे फंसी थी जहां वो टस से मस नहीं हो सकती थी, लेकिन उसने अपने हाथ और बाहों में अपने छोटे भाई को भर लिया ताकि उसकी जान बचा सके। वो उसके सिर पर, बालों पर हाथ फेरती रही और मुसीबतों का जो पहाड़ उनके ऊपर टूटा था उसके हटने का और मौत का अंधेरा छटकर जिंदगी के फिर से मुस्कुराने का इंतजार कर रही थी। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और ये तस्वीर बताती है कि मौत के कहर के बीच, तमाम त्रासदियों के बीच जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा IBC 24 पर। नमस्कार।